हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पर चैप्टर शुरू करने से पहले एक सलाम उन सभी लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ नौशावर कर दिया हम लोगों को आजाद कराने के लिए। अब बारी है हमारे टॉपिक की, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भैया हमारे हालात क्या थे जब हम आजाद हुए, जब हमने अंग्रेजों को खदाड़ कर भगा दिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे हालात क्या थे, कैसी थी हमारी इकोनॉमी, किस कंडीशन में वो हमें छोड़ के गए थे। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, ये डिस्कस करने से पहले कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंस टाइम पे कैसी थी, हमें ये डिस्कस करना है कि इन ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। मतलब कॉलोनियल रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, जब तक ये दुष्ट कपटी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं आए थे। आपको पता है हमें ना सोने की चिड़िया कहा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी प्रोस्पेरस थी। बहुत से फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी के। देखो क्या फीचर्स थे, किस तरह की हमारी इकोनॉमी थी इन ब्रिटिशर्स के आने से पहले। सबसे पहले तो देखो यार, हमारा ना एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, उगाते थे और खाते थे, मजे में रहते थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 85% पीपल जो हमारे इकोनॉमी में थे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेबल थे। इसके बाद जो हमारे किसान थे ना, जो हमारे फार्मर थे, वो केवल वही फसल उगाते थे, वही क्रॉप उगाते थे जो वो यूज करते थे, और उसका कुछ पार्ट वो शेयर करते थे विलेज के आर्टिशियन से, जिसके बदले में वो बाकी रोजमर्रा की चीजों का उनसे आदान प्रदान कर लेते थे, मतलब ले लेते थे। बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, उनको गेहूं वगैरह दे दिए, ठीक है, राइस दे दिए, उनसे जो उन्होंने चीज बनाई है, मटका वटका जो भी बनाया वो ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया कट रही थी। ठीक है, इंडिया जो था बेटा हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था। हम लोग पूरे वर्ल्ड में अपने हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया करते थे, जिसके बदले में हम वहां से गोल्ड लिया करते थे। ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते थे अपने सिल्क और कॉटन को, ठीक है, जो कि फेमस थे अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए। इंडिया से हम लोग सिल्क और कॉटन को एक्सपोर्ट किया करते थे, जिसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी हुई थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी सिल्क और कॉटन की क्वालिटी बहुत ही एक्सट्रीम होती थी, बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, और साथ में मेटल और स्टोन का जो वर्क होता था हमारे इंडिया में, वो भी बहुत फेमस था अपनी बेस्ट क्राफ्टमैनशिप के लिए। इस तरीके से बनाया जाता था कि लोग दीवाने थे। तो भैया बहुत बढ़िया था, एक्सपोर्ट वगैरह भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था हमारा। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोलूं तो इंडिया जो था एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रेलिएंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रेलिएंट, हम किसी पे भी डिपेंडेबल नहीं थे, और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, फलती फूलती इकोनॉमी थी। ये तो दुष्ट कपटी, क्या बोलूं मैं इनको, ये आ गए और इन्होंने अपने फायदे के लिए हमारी इकोनॉमी की बैंड बजा दी। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कॉलोनियल रूल क्या होता है। ये ना वर्ड आप बहुत यूज करने वाले हो, ठीक है, आपकी बुक में आपको बहुत दिखेगा। ठीक है, कॉलोनियल रूल क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है दो कंट्रीज के बीच में, जहां पर एक कंट्री जो है वो रूल करती है दूसरी कंट्री पर। ठीक है, एक कंट्री रूलर होती है और दूसरी कंट्री जो होती है उसकी कॉलोनी होती है। हमारे वाले केस में जो ब्रिटिशर्स थे वो रूलर थे और इंडिया जो था वो उसकी कॉलोनी था। ठीक है, जहां पर जो रूलिंग कंट्री होती है वो सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह को डिसाइड करती है अपनी कॉलोनी की। ब्रिटिशर्स हमारी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिसाइड करते थे। ठीक है, तो वो रूलर थे, हम उनकी कॉलोनी थे। ठीक है, इसीलिए हम उस रूल को कॉलोनियल रूल कहते हैं। इजी। चलिए, अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज का, हमारे चीज़ों का बहुत फायदा उठाया और हमें एक ऐसी कंडीशन में छोड़ गए जहां से आगे निकलना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हम लोगों ने उस चैलेंज को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। ठीक है, तभी तो आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या फीचर्स थे बेटा जब हम इंडिपेंडेंट हुए, जब हमें आज़ादी मिली, जब हमने इन दुष्टों को खदेड़ कर भगा दिया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। सबसे पहला फीचर था हमारा स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो थी ना बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी, स्टक थी, मतलब डेवलप हो ही नहीं रही थी। ठीक है,
स्टैग्नेंट इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमी विच इज स्टक, जो रुकी हुई है या फिर बहुत लो है अपने डेवलपमेंट के पाथ पर। तो हमारी एक ऐसी इकोनॉमी थी जो बढ़ी नहीं रही थी, और अगर डेवलपमेंट हो भी रहा था तो वो इतना कम था कि वो दिख ही नहीं रहा था। अरे बात समझ में? तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी। ठीक है। Most of the estimate reveal that the country growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. हमारा जो आउटपुट की ग्रोथ थी, जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, वो 2% से कम थी। सोचो क्या होता है 2% यार, 2% का भी हम आउटपुट में ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट हाफ में। ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल आउटपुट पर ईयर वॉज मर्ज 0.5%। हर साल केवल 0.5% की ग्रोथ थी आउटपुट में। क्या होता है 0.5% यार? मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है, रुकी हुई इकोनॉमी वहीं की वहीं स्टक हो गई है। ठीक है। तो भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था लोगों का, इस वजह से बहुत ही मिसरेबल था भैया, बहुत बुरी हालत थी। ठीक है। सूखा, एपेंडेमिक, बहुत चीजें थी जिससे हम लोग उस टाइम पे लड़ रहे थे। सूखा पड़ जाता था, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पॉवर्टी फैली हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, बहुत बुरी हालत थी। ठीक है। तो पहला फीचर हो गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो रीजंस क्या थे बेटा हमारे स्टैग्नेंट इकोनॉमी के? पहला, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। भाई सिंचाई के हमारे पास साधन थे, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेबल थे? बारिश पे। ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम अभी भी पुराने तरीकों से इस्तेमाल कर रहे थे, क्या करने के लिए? फार्मिंग करने के लिए, इरिगेशन के लिए, हर चीज के लिए हम पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था। फर्टिलाइजर का हम यूज ही नहीं करते थे, जब तक आपको पता है फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा तो आउटपुट नहीं बढ़ सकता। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, बताया मैंने आपको, सब कुछ अनसर्टेन था, ये सब कुछ रेनफॉल पे डिपेंडेबल था कि भैया अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी फसल हो जाएगी, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, आउटपुट में कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है। चलिए, अगला फीचर जो था हमारे पास वो था बैकवर्ड इकोनॉमी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। ठीक है। An economy is called a backward economy when it has a very low per capital income. बैकवर्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी पर कैपिटल इनकम बहुत कम है। पर कैपिटल इनकम समझते हो ना? टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। देश की जितनी भी इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करो तो पर कैपिटल इनकम आ जाएगी। ठीक है। प्रति व्यक्ति है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। 1947-48 में जो पर कैपिटल इनकम थी इंडिया की वो केवल 230 रुपीज थी, केवल 230 रुपए। सोचो, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, ज्यादातर लोग जो थे वो गरीब थे। ठीक है। जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए और रहने के लिए भी जगह नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी। ठीक है। बेरोजगारी फैली हुई थी पूरे में, पूरे देश में। ठीक है। क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इन्होंने तबाह कर दिया था अपने फायदे के लिए। ठीक है। वो बहुत बड़ा फैक्टर था हमारी गरीबी का, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला फीचर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा था डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ज्यादातर लोग जो थे ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेबल थे। ठीक है। अपनी लाइवलीहुड के लिए डायरेक्टली एंड डायरेक्टली 85% पॉपुलेशन जो थी हमारे पास वो डिपेंडेबल थी किस पर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है। 70% पॉपुलेशन तो जो ऐसी थी जो डायरेक्टली काम ही कर रही थी, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी ही कर रही थी। ठीक है। चलिए, अगला आया बेटा हमारे पास ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश रूल से पहले तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का वो वेल नोन था अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए। हम लोग पूरे विश्व में अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस थे, बट इन लोगों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। हैवी इंडस्ट्री जो थी उसमें ग्रोथ केवल नाम की थी। ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स थे उसके लिए हम लोग डिपेंडेबल थे किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। हमें सारे के सारे
कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी वगैरह जो होती थी वो सब इंपोर्ट करनी पड़ती थी, कहाँ से? ब्रिटेन से। तो भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बैंड बजी हुई थी, क्योंकि इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को तबाह कर दिया और मॉडर्नाइजेशन तो हम कर नहीं पाए थे। ठीक है, अगला, हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। भैया हर चीज के लिए ना हम लोग डिपेंडेबल थे ब्रिटेन के ऊपर, हर चीज हम वहां से इंपोर्ट करते थे। केवल कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा मैं, कंज्यूमर गुड्स तक हम वहां से इंपोर्ट किया करते थे। द कंट्री वॉज हैवली डिपेंडेबल अपॉन इंपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर मशीन एंड रिलेटेड इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। मेनली मशीनरीज के लिए और जो प्रोडक्शन के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उन सब के लिए तो हम डायरेक्टली डिपेंडेबल थे किस पे? ब्रिटेन पर। ठीक है, आर्म फोर्सेस जो थी हमारी कंट्री की वो भी डिपेंडेबल थी फॉरेन इंपोर्ट पर। ठीक है, इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स जैसे सिलाई की मशीन हो गई, मेडिसिन हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया, बाइसाइकिल हो गई, भाई सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक हम हर चीज के लिए उन पे डिपेंडेबल थे। उन लोगों ने ऐसी हालत कर दी थी हमारी इकोनॉमी की। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत कम था, केवल 15% पॉपुलेशन थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो शहरों में रहा करती थी। ठीक है, 85% पॉपुलेशन गांव के एरिया में ही रहती थी। आ रही बात समझ में? इस 85% पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से गरीबी फैलती जा रही थी। अगला फीचर, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो पूरी तरह से फ्यूडल थी और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक थी, हमारी मिक्स इकोनॉमी थी। और मिक्स इकोनॉमी कॉलोनियल रूल में हमेशा लो प्रोडक्टिविटी को इंडिकेट करती है और लो प्रोडक्टिविटी से अल्टीमेटली बैकवर्डनेस आती है। तो भैया इकोनॉमी का भी कुछ पता नहीं था, एक मिक्स इकोनॉमी छोड़ के चले गए। ठीक है, जो ना तो फ्यूडल थी और ना ही कैपिटलिस्टिक थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी से बोलते हैं, विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेट द बैकवर्डनेस। समझ में आया बच्चों क्या हालात थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी जब हम आजाद हुए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? पहला फीचर, हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थे। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? आउटपुट, कितना आपने प्रोड्यूस किया है। और प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड, कि भैया एक हेक्टर लैंड पर कितना उगाया है, कितना प्रोडक्शन करा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। दोनों ही बहुत कम थे। ठीक है, एक्सट्रीमली लो थे, क्योंकि भैया हमारे फार्मर्स के पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, ना ही कोई इनिशिएटिव लिया जाता था हमारी लैंड को अपग्रेड करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर मैं डाटा की बात करूं तो प्रोडक्टिविटी जो वीट की थी वो 5.5 गुना कम थी उस टाइम पे आज के मुकाबले में, और राइस की 4.2 गुना कम थी। और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं तो वीट तो 17.2 टाइम्स कम था आज के मुकाबले में, और राइस 6.1 टाइम्स कम था। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों की बैंड बजी हुई थी। ठीक है, एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे किसानों के लिए। अंग्रेजों ने ना एक ट्रायंगुलर सिस्टम क्रिएट किया गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में, जिसको हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदार को परमानेंट ऑनर बना दिया, किसका? सॉइल का। ठीक है, और जमींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करने के लिए बोला गया कि भैया आपको गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट पे करना है, और आप फार्मर से, जो टिलर है, जो एक्चुअल में खेती कर रहा है, उससे जितना मर्जी टैक्स ले सकते हो। जिसकी वजह से इन जमींदारों ने एक्सप्लॉइट किया हमारे किसानों को, परेशान किया। बेचारे अपनी 2 समय की रोटी भी पूरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना एक्सप्लॉइट करते थे ये जमींदारों ने। अंग्रेजों को अपना एक फिक्स अमाउंट मिल रहा था, ठीक है, जो जमींदार उन्हें पे कर दिया करते थे, और जमींदार अपनी जेबें भर रहे थे एक्सप्लॉइट कर करके हमारे फार्मर्स को। हमारे फार्मर्स के पास कोई चॉइस नहीं बचती थी, वो अपने बेचारे खेत बेच बाज के, ठीक है, अपनी खेती वगैरह बंद करके कहीं पे दिहाड़ी लेबर की तरह काम करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको इतना एक्सप्लॉइट किया था, इतना परेशान किया था।
फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भैया इनके आने से पहले ना हम लोग सबसिस्टेंस कल्टीवेशन किया करते थे, वो फसल उगाया करते थे जिसकी जरूरत हमें है। मतलब किसान को जो जरूरत है वो फसल उगाएगा, उससे कुछ पार्ट आर्टिशियंस वगैरह शेयर करेगा और अपना बढ़िया जीवन जीता था। बट अंग्रेजों के आने के बाद फार्मर्स को फोर्स किया गया कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए। फार्मर्स को फोर्स किया गया इंडिको उगाने के लिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्रिटेन में डाई करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। आपको पता है ना, इंडिको जो होती है, नील की जो खेती होती है, वो करवाई गई इंडिया में, क्योंकि इस नील का इस्तेमाल किया जाता था कहां पर, ब्रिटेन में, कपड़ों को रंगने के लिए। फार्मर्स को परेशान किया गया, फोर्स किया गया, उनको एडवांस पेमेंट दी गई कि भैया तुम पैसे ले लो और तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी। और फार्मर नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि नील की खेती एक बार हो गई ना तो वहां पर फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, वहां पे दूसरी खेती नहीं हो पाती। बहुत परेशान किया गया। चलिए, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बताया आपको, जमींदारों को केवल अपने टैक्स से मतलब था, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि लैंड की क्या हालत है, लैंड की फर्टिलिटी कैसी है। लैंड को इंप्रूव करने पर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। जो गैप था ना हमारे किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच में, वो बहुत बढ़ गया था। जमींदार जो थे वो आलीशान जिंदगी जी रहे थे, उनकी जेबें भरती जा रही थी, वो बहुत प्रॉस्पेरस थे, जबकि हमारे किसान को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, केवल और केवल इन ब्रिटिशर्स की वजह से। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। हमारी जो होल्डिंग थी, मतलब जो खेत थे ना, वो बहुत छोटे थे, और फ्रेगमेंटेड मतलब तितर बितर थे, एक खेत यहाँ है तो एक खेत वहां पर है। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज्यादा थी। क्योंकि यार जब बड़ा एरिया होता है ना, ठीक है, तो कॉस्ट कम हो जाती है, और छोटे एरिया में रिसोर्स तो वही इस्तेमाल होते हैं और कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किसान और परेशान थे। सबसिस्टेंट आउटलुक। हमारे जो किसान थे ना, वो फार्मिंग को हमेशा से ही एक मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, अपने जीवन निर्वाह का साधन मानते थे कि भैया हमारा काम चल रहा है, हमारी खेती से हम इतना उगाएंगे, ठीक है, कि पूरे साल तक हमारा काम चल जाए, और थोड़ा बहुत शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ, उसके रिटर्न में हम अपनी जरूरत की चीजों को ले लेंगे और हमारा काम अच्छा चलेगा। ठीक है ना। तो फार्मर उस तरीके से ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते थे किसको, फार्मिंग को। ठीक है बच्चों, इन सभी रीजंस की वजह से जो हमारा फार्मर था वो बैकवर्ड था और पॉवर्टी में जी रहा था। चलिए बच्चों, अब आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भैया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत है। चलिए एक जगह देखते हैं। हमारा हैंडीक्राफ्ट जो था इन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके हमारे हैंडीक्राफ्ट को तबाह कर दिया, जो पहले पूरे विश्व में जाना जाता था, केवल अपने फायदे के लिए। क्या फायदा इनका? ये चाहते थे कि जो इंडिया है वो इनके लिए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल की तरह काम करे। इंडिया फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट ना करे, केवल ब्रिटेन के लिए एक रॉ मटेरियल का सोर्स बन जाए। यहां से कच्चा माल लेके आते थे, वहां पर जाकर अपनी मशीनों से प्रोडक्शन करते थे और उस सामान को दोबारा से इंडिया में लाकर ही बेचते थे। मतलब चाहते थे कि हम लोग तो केवल रॉ मटेरियल का सप्लाई करें, ठीक है, और अपने गुड्स के लिए, अपने मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए एक मार्केट क्रिएट करना चाहते थे, जहां पर ये अपने बनाए हुए सामान को बेच सके। मतलब डबल लूट रहे हैं यार, यहां से कच्चा माल ले जा रहे हैं, ठीक है, वहां बना रहे हैं और वहां से बनाकर दोबारा बेच भी इंडिया में ही रहे हैं। देख रहे हो कितना डोमिनेट किया भाई साहब, लूट के खा गए हमें लोग। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाई? इनकी डोमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से जो भी गुड्स आएंगे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है। भाई ब्रिटेन से कोई भी सामान आ रहा है, कोई टैक्स नहीं। बताओ, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहां से जो कच्चा माल ले जा रहे हैं उस पर भी कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया। हैवी ड्यूटी लगा दी भैया। अगर कोई भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है उसे आपको बाहर बेचना है तो उस पर आपको बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा और बाहर उसे कोई खरीदेगा नहीं।
देख रहे हो? तो धीरे धीरे करके हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। उसके बहुत सारे और भी रीजन थे, उसमें से एक रीजन है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। भैया मशीन से बना हुआ सामान ना सस्ता था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, जिससे कि हमारे हैंडीक्राफ्ट जो है वो compete नहीं कर पाए, धीरे धीरे बंद हो गए। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होती है बेटा? जो प्रोडक्शन में काम आती है, बड़ी बड़ी मशीन वगैरह जो होती है, जो प्रोडक्शन में जिसको बनाने में काम आती है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं थी, जिसका फायदा ब्रिटिश ने उठाया। ठीक है, यहां से कच्चा माल ले गए, वहां से बना के यहाँ पे बेचा, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइस था ब्रिटेन गुड्स का, ब्रिटिशर्स के गुड्स का, वो सस्ता होता था हमारे हैंडीक्राफ्ट के मुकाबले में, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग उनसे compete नहीं कर पाए। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, ब्रिटिश कल्चर का हमारे इंडिया पर भी इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया था। हम लोगों ने उनके लाइफ स्टाइल को, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों के गुड्स की डिमांड यहां पर बढ़ गई। ठीक है, लोग अब वेस्टर्न स्टाइल की चीजों को पसंद कर रहे थे अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की जगह। अगला, ये जो रेलवे इन्होंने बनाई थी, आपको क्या लगता है ये इंडिया के लोगों की भलाई के लिए बनाई गई थी? नहीं, ये रेलवे इन्होंने बनाई थी जिससे कि इनकी मार्केट का साइज बढ़ जाए, ये अपने गुड्स को देश के हर कोने तक पहुंचा सके। उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। भाई पहले दूर दराज के इलाकों में जहां पर ब्रिटिशर्स नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर हैंडीक्राफ्ट चल रहा था, ठीक है, वहां पर बेचारे अपना किस तरह से काम चला रहे थे। फिर उन्होंने रेलवे बना दी, हर एरिया में पहुंचना इन्होंने शुरू कर दिया, अपने सामान को पूरे देश के हर कोने में पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो बचे कुछ एरिया थे वो भी खत्म हो गए जहां पे हमारा हैंडीक्राफ्ट चल रहा था। चलो बच्चों, अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। जब हम आजाद हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी? आपको पता है कि इनके आने से पहले तो हम लोग सिल्क, कॉटन और अपनी ज्वेलरी के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थे, आया नहीं? बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया और हमें एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर थे और इंपोर्टर थे। किसके? फिनिश्ड प्रोडक्ट के। कच्चा माल एक्सपोर्ट किया करते थे ब्रिटेन में और वहां से बने बनाए सामान इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है, when the British ruled India, we started sending over cheap raw material like silk and cotton, but we ended up buying expensive finished product like machines and clothes from them. अपना सस्ता कच्चा माल यहाँ से उनको दे रहे थे और वहां से बने बनाए मशीन वगैरह ले रहे थे जो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, जिससे डबल प्रॉफिट हो रहा था किसको? ब्रिटिशर्स को। हमारे ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था इन ब्रिटिशर्स ने, पूरा पूरा कंट्रोल हो गया था। ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया हमारा पूरा का पूरा ट्रेड कॉलोनियल टाइम में। अगर मैं आपको बताऊं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा मोस्टली ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होता था, कुछ पार्ट था जो चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ भी हम शेयर किया करते थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, और वो बहुत ही नॉमिनल पार्ट था। मोर देन 50% जो ट्रेड था वो ब्रिटेन से हो रहा था हमारा। देखो मतलब पूरा डोमिनेंस था, पूरा मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था इन लोगों ने। ऊपर से ये स्विस कैनल बना ली इन लोगों ने 1869 में, जिससे इनको शॉर्टकट मिल गया ब्रिटेन और इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने का, और आसान काम हो गया और हमारा इनका जो ट्रेड था वो बढ़ गया। ये जो स्विस कैनल थी ना बेटा, ये एक मैन मेड वाटरवे था इजिप्ट में, जो नॉर्थ टू साउथ जाया करता था। ठीक है, इसकी वजह से जो शिपिंग थी ना वो बहुत सस्ती हो गई, क्योंकि अब शिप्स को अफ्रीका से घूम कर नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, और इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड था वो और भी आसान हो गया इस वजह से, क्योंकि कोई टैरिफ नहीं था, कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट और हिट हुआ। ठीक है,
चलो, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। ये तो एक अच्छी कंडीशन है, ये तो सरप्लस बीओपी है, बट इसका बेनिफिट केवल और केवल किसको था? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे? रॉ मटेरियल। हम इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश गुड्स। सस्ते में यहां से रॉ मटेरियल ले गए, वहां पे बनाया और यहां पे लाके ही बेच दिया, डबल प्रॉफिट कमा रहे थे हमारे से। तो सरप्लस ट्रेड था, पर हमारे फायदे के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए। और ऊपर से यहां से जो पैसा कमाते थे ना, इस पैसे का इस्तेमाल पता है कहां करते थे? लड़ाइयां लड़ने के लिए, ऑफिस सेटअप करने के लिए, इनविजिबल सर्विसेज वगैरह जो थी उसका ट्रेड करने के लिए। मतलब इंडिया के बेनिफिट के लिए उसमें से एक पाई भी इस्तेमाल नहीं होती थी। ये हालात थे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की, कि भैया हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके क्या एस्पेक्ट्स थे, मतलब किस एज के लोग थे, मेल थे, फीमेल थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन लेवल था, क्या उनका इनकम लेवल था, क्या बर्थ रेट था, क्या डेथ रेट था, क्या उनका मैरिटल स्टेटस था। ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं किसमें? डेमोग्राफिक कंडीशन में। अगर हम बात करें उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम आजाद हुए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा था। बर्थ रेट क्या होता है? हर 1000 लोगों पर पैदा होने वाले बच्चे। उस टाइम पे 48 बेबी जो थे ना, वो पर 1000 पीपल पर पैदा हो जाया करते थे। और सिमिलरली हर 1000 लोगों पर 40 लोग मर जाया करते थे। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा था, जो कि एक बैकवर्ड इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। ठीक है, 1921 तक तो फिर भी पॉपुलेशन जो थी वो कभी बढ़ रही थी, घट रही थी। 1921 के बाद तो पॉपुलेशन कभी कम ही नहीं हुई, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। जो लोग 7 या 7 साल से ऊपर के होते हैं, जिन्हें रीड करना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, और जो एक लैंग्वेज को समझ लेते हैं, उसे लिटरेट कहा जाता था। देख लो, लिटरेसी का मतलब ही क्या है। अब अभी भी हमारे इंडिया में लिटरेसी का मतलब ये, जो पढ़ लेता है, लिख लेता है, एक लैंग्वेज को समझ लेता है, वो लिटरेट है। ठीक है, उसके बाद भी जो लिटरेसी थी उस पॉइंट पे केवल 16% थी, जिसमें से केवल 7% जो थी वो फीमेल थी। लिटरेसी भी बहुत कम थी। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। वो बच्चे जो 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाया करते थे, ठीक है, उनकी नंबर्स को ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर ऑन पर 1000। ठीक है, मतलब हर 1000 बच्चों पर 1 साल से कम की उम्र में मर जाने वाले बच्चों की संख्या को इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। उस नंबर को इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 218 था। 218 बच्चे हर 1000 बच्चों में से मर जाया करते थे। पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी नाम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज ना पूरे देश में फैली हुई थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान जाया करती थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 साल थी, केवल 32 ईयर ऑन एन एवरेज। जो एक पर्सन की लाइफ थी वो कितनी? 32। आज के टाइम में 69 के आसपास है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी थी, हर जगह गरीबी, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी लोगों को। ठीक है, चलो बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की, कि उस टाइम पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था, कौन से सेक्टर्स में लोग ज्यादा लगे हुए थे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस टाइम पे पूरी तरह से डोमिनेंस था किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल थी, और 72.7% पॉपुलेशन जो थी वो एक्चुअल में काम कर रही थी, खेती बाड़ी कर रही थी। और चलो ठीक है, ऑक्यूपेशन है, 72.7% पॉपुलेशन अगर खेती में लगी हुई है, खेती बाड़ी में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो उतना इनकम भी जनरेट होनी चाहिए? नहीं, इनकम बहुत ही कम जनरेट हो रही थी, जो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे थी? बैकवर्ड थी। ठीक है, इंडस्ट्री में तो डेवलपमेंट मान लो ना के बराबर ही था, क्योंकि केवल 9%
वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो कहा इंडस्ट्री में एंगेज थी। जबकि अगर मैं बात करूं यूएसए में 32% थी उस टाइम पे, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39%। वो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये जो ट्रांजिशन हुआ ना एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री का, ये भी बहुत इनसिग्निफिकेंट था, बहुत स्लो था। ट्रांजिशन ऑफ वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मार्क द इकोनॉमिक टेक ऑफ, बट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज बाय एंड लार्ज एब्सेंट। भैया एग्रीकल्चर से अगर इंडस्ट्री में हम लोग ट्रांसफर हो जाते तो अब भी समझ में आता कि यार चलो ठीक है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ट्रांसमिशन था वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था, एब्सेंट था, ये मान लो ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा था। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इक्वली डेवलप्ड, but in case of Indian economy only primary sector is the main source of employment, whereas secondary and tertiary sector were in their infant stage of growth। भाई बैलेंस्ड ग्रोथ कब कहा जाएगा, तो तीनों सेक्टर बराबर बराबर डेवलप कर रहे हैं, तीनों सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, पर यहाँ पर तो सभी लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तो अभी पैदा ही हुआ है। अरे बात समझ में। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की। बेटा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है? हमारा जो बेसिक फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और जो फैसिलिटीज होती है जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड हो गई, पावर सप्लाईज हो गई, जो इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है, उसी को बोलते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया रोड, पावर, बिल्डिंग, ये सब चीज जरूरी है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए, इसी को बोला जाता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, बहुत ही बेकार था। ठीक है, कुछ एफर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए थे इंप्रूव करने के लिए, बट केवल वही चीजें इंप्रूव की गई जिससे उनको फायदा था। ठीक है, जैसे रेलवे, पोर्ट, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राम, रोड, जिससे वो अपनी मार्केट बढ़ा सके। चलिए, तो अगर बात करते हैं रेलवे की, तो अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था इंडिया में वो यही था, रेलवे। 1850 में ये लोग यहाँ पर रेलवे ले आए थे, 1850 में। ठीक है, इट हेल्प टू रिमूव द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स इन द इकोनॉमी। ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थी ना इकोनॉमी में, वो खत्म हो गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह इजिली जाने लगे। ऑल्दो द बेनिफिट ऑफ रेलवे वाज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटिशर्स, पर जो मेन फायदा उठा रहे थे रेलवे का वो तो ये ब्रिटिशर्स ही उठा रहे थे। ठीक है, चलिए अब आया रोड्स। ठीक है, रोड्स भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी, ठीक है, बट वो बहुत लिमिटेड थी, और लिमिटेड थी केवल उन एरियाज में जहां पर इन्हें अपनी आर्म फोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करना होता था, और साथ में जहां से इन्हें रॉ मटेरियल पोर्ट तक पहुंचाना होता था। भाई रॉ मटेरियल पोर्ट तक पहुंच जाए, वहां से ब्रिटेन चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब अपने फायदे के लिए रोड बनाई, बहुत लिमिटेड बनाई है, वो भी अपने फायदे के लिए। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, इन्होंने बहुत से मेजर्स लिए जहाँ से हमारे पोर्ट को, एयर ट्रांसपोर्ट को इन्होंने डेवलप किया, बट फिर वही ये डेवलपमेंट था वो सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं था, और जो थोड़ा बहुत किया वो भी केवल अपने फायदे के लिए। कम्युनिकेशन, इन्होंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोस्ट और टेलीग्राम को डेवलप किया। ठीक है ना, कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट और टेलीग्राम उस टाइम पे बहुत फेमस था। The system of electric was introduced at high cost to serve the purpose of maintaining law and order। और ये जो पोस्ट एंड टेलीग्राम जो था ना, इसको इन्होंने सेटअप किया जैसे कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। ठीक है ना, ये बहुत ही यूजफुल था इनके लिए, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, जिससे ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये भी हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था। चलिए यार, ये ना पढ़ाना पड़ रहा है मुझे ना, बड़ा दुख होता है इसको पढ़ाते वक्त। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि ब्रिटिश रूल ने कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ के गए हैं, वो क्या क्या है? यार मेरे हिसाब से मानो ना, तो मैं तो मानता ही नहीं कि इनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी है, क्योंकि ये नहीं होते ना तो हम बहुत आगे होते। ठीक है, पर ठीक है, बुक में दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा। पहला, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। पहले जो फार्मर थे हमारे, वो केवल सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद उन लोगों ने
फार्मिंग को एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह देखना शुरू कर दिया, मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग करना शुरू कर दिया। जिस क्रॉप की मार्केट में डिमांड है, ठीक है ना, उस क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया जिससे कि इनको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई अंग्रेजों ने जब रेलवे बनाई, रोड बनाए, तो भैया लेबर तो बेचारे हमारे इंडियंस ही थे ना, तो उनको थोड़ा बहुत रोजगार मिल गया। सूखा जो पड़ता था उस पर कंट्रोल कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई थी, जिसकी वजह से जो मूवमेंट थी ग्रेन्स की, जहां पर सूखा पड़ा करता था, ठीक है, वहां पर गेहूं वगैरह इजिली पहुंच जाया करते थे। ये सब बोलने की बात है, ये पहुंचाते भी नहीं थे, ठीक है, बट ठीक है, दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा। आगे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हाँ ये थोड़ा सा आप मान सकते हो। ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग बार्टर सिस्टम पे बिलीव करते थे, ठीक है ना, हम बार्टर सिस्टम, चीज के बदले में चीज को एक्सचेंज किया करते थे। इन लोगों ने आकर एक मॉनेटरी सिस्टम जो था हमारा वो फिक्स कर दिया। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यार ये भी एक पॉइंट है जो मैं मानता हूं कि इन्होंने एक लीगेसी छोड़ी हमारे लिए, जिसको हमने पकड़ के रखा है अभी तक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, चीजों को सही तरीके से सुचारू करने के लिए, चलाने के लिए। इस चीज में बहुत अच्छे थे ये लोग, तभी तो इतने टाइम तक हमारे ऊपर राज कर पाए। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, हर चीज का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता था, हर काम को करने का, हर चीज को रिकॉर्ड करते थे, हर एक चीज का एक सिस्टम होता था। वो एक लेगेसी इन लोगों ने हमारे लिए छोड़ी। तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे ब्रिटिश रूल के। तो दैट्स इट अवर वीडियो। आई अश्योर यू, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको इस टॉपिक में आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर कंसेप्ट को हमने रिलेट करके पढ़ा है, आपके दिमाग तक मैंने उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करी है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज आपके भाई के जरिए है, बस डेली बेसिस पे बैक जुड़ जाओ और पढ़ते रहो। चलो बच्चों, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और इस वीडियो को हर दोस्त के साथ शेयर कर दो जो मैक्रो तो पढ़ रहा है बट उसने डेवलपमेंट पढ़ना शुरू नहीं किया। उसे बोलो डेवलपमेंट पढ़ना भी शुरू कर दे मेरे भाई, और शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आजा, यहाँ पर तुझे हर चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।